नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। भारत की राजनीति में चुनाव सिर्फ सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि अब यह सामाजिक समीकरण, वोट प्रतिशत, प्रतिनिधित्व और रणनीतिक ध्रुवीकरण का एक जटिल गणित बन चुका है। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई बड़े राज्यों में चुनाव परिणामों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत का वर्तमान चुनावी मॉडल वास्तव में जनप्रतिनिधित्व को सही मायनों में दर्शाता है, या फिर वोट प्रतिशत और सीटों का अंतर लोकतंत्र की दिशा बदल रहा है। जब हम बंगाल के चुनावी आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि मामूली वोट प्रतिशत लगभग 5% के अंतर में सीटों में भारी बदलाव ला दिया। सिर्फ कुछ प्रतिशत वोट स्विंग और राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। यही वजह है कि आज राजनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं कि भारत में चुनाव अब केवल कौन लोकप्रिय है इस पर निर्भर नहीं करते, बल्कि किसका वोट अधिक रणनीतिक तरीके से केंद्रित है इस पर तय होता है। भारत में जो चुनाव प्रणाली लागू है उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहा जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है, चाहे अंतर 1 वोट का हो या फिर 1 लाख वोट का हो। यहीं से शुरू होती है असली रणनीति। अगर कोई पार्टी कुछ क्षेत्रों में बड़े अंतर से जीतती है तो उसके अतिरिक्त वोट सीटों में परिवर्तन नहीं होता है। वहीं दूसरी पार्टी कम अंतर से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में करीब पहुंच सकती है, यानी कुल वोट प्रतिशत ज़्यादा होना हमेशा ज़्यादा सीटों की गारंटी नहीं देता। इसका ताज़ा उदाहरण बंगाल और असम के बदलते समीकरण से भी समझ सकते हैं। विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी रणनीति 100% आबादी पर नहीं बल्कि 60 से 65 या 70 के करीब निर्णायक वोट समूह पर केंद्रित की। यानी जहां पार्टी को लगा कि ध्रुवीकरण संभव है वहां पूरी ताकत लगाई गई, और जहां समीकरण कठिन थे वहां संसाधन सीमित रखे गए। इस रणनीति का परिणाम यह हुआ कि कई सीटों पर वोट प्रतिशत का अनुकूलन सीटों में बड़े लाभ के रूप में सामने आया। असम में कांग्रेस को लेकर के उठ रही मुस्लिम लीग जैसी रणनीतिक व्यंग्यात्मकता टिप्पणियां भी इसी प्रतिनिधित्व बहस का एक हिस्सा है। कहा जा रहा है कि यदि कोई पार्टी किसी विशेष वर्ग के वोटों पर अत्यधिक निर्भर होती चली जाए तो उसका व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व सीमित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब रणनीति केवल किसी एक दल को हराने के इर्द गिर्द घूमने लगती है तब मतदाता विकल्प सीमित कर लेते हैं। इस स्थिति में वोटर अक्सर सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार नहीं बल्कि सबसे सक्षम विरोधी विकल्प को चुनता है, और यही प्रतिनिधित्व का संकट पैदा होता है, क्योंकि चुनाव तब विकास, शासन और नीति से हटकर राजनीतिक मतदान में बदल जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि क्या जो तमाम बातें अभी तय की गई है या अभी तक की गई है, इससे यही परिणाम निकल कर आता है कि क्या यह डिवाइड एंड रूल का एक हिस्सा है। तो बहुत से राजनीतिक पर्यवेक्षक यह सवाल उठा रहे हैं कि जाति, धर्म, उपजाति, आरक्षण, सब क्लासिफिकेशन और वोट बैंक की रणनीति क्या आधुनिक लोकतांत्रिक डिवाइड एंड रूल का नया संस्करण है। तो आपको बता दें कि फर्क सिर्फ इतना है कि अंग्रेजों के दौर में विभाजन सत्ता द्वारा थोपा जाता था, लेकिन आज लोकतंत्र में यह विभाजन राजनीतिक दलों की रणनीति के माध्यम से मतदाताओं के सामने विकल्प के रूप में प्रस्तुत होता है। यानी जनता खुद ही निर्णय लेती है, लेकिन विकल्प जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं वह रणनीतिक रूप से तैयार की जाती है। इसके लिए सब क्लासिफिकेशन और नया सामाजिक समीकरण तैयार किया जाता है, यानी ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के भीतर उप वर्गीकरण की बहस ने भारतीय राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। रोहिणी आयोग जैसे रिपोर्टों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या आरक्षण का लाभ समान रूप से सभी जातियों तक पहुंचा, और यदि नहीं तो क्या बड़ी प्रभावशाली जातियों के भीतर छोटे वंचित समूहों को अलग हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही से जो राजनीतिक दलों के लिए नया अवसर और नया जोखिम दोनों पैदा होता है, क्योंकि यह कदम बड़े वोट बैंक को विभाजित नहीं कर सकता है और नए सामाजिक गठबंधन को बना सकता है। अब राजनीतिक विमर्श में अब बार बार यह कहा जा रहा है कि कई क्षेत्रों में 30% वोट बैंक बनाम 70% वोट बैंक का समीकरण निर्णायक बनता जा रहा है। पहले जहां खंडित बहुमत निर्णायक होता था, अब संगठित बहुसंख्यक वोट कई चुनाव में निर्णायक शक्ति बनकर उभर रहा है। यही बदलाव भारतीय रणनीति के नए दौर की सबसे बड़ी पहचान माना जा रहा है। इसलिए आज लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या भारत को
भविष्य में चुनावी सुधारों की दिशा में बढ़ना चाहिए? क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मॉडल पर चर्चा होनी चाहिए? और क्या वर्तमान राजनीतिक प्रणाली प्रतिनिधित्व और स्थिरता के बीच संतुलन बना पा रही है? ये सवाल आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि भारत की राजनीति अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि गणित, समाजशास्त्र, रणनीति और मनोविज्ञान का संगम बन चुकी है। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या मतदाता अपने प्रतिनिधित्व का विस्तार कर रहे हैं या सिर्फ रणनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा बनते जा रहे हैं? आपकी क्या राय है, इससे लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो रणनीतिक पार्टियां हमारे सामने चुनाव के समय प्रत्याशी के चयन को लेकर के आती है, वह क्या लोकतंत्र की मजबूती है या नए दौर का डिवाइड एंड रूल? अब आप यह सोचकर हमें जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद।